हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, रीजनिंग में बहुत ही अच्छा चैप्टर चल रहा है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्लासिफिकेशन, जिसे ऑड वन आउट कहते हैं। हिंदी में से वर्गीकरण, विषम छांटिए बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमने आपको सबसे पहली क्लास में ये बताया था कि क्लासिफिकेशन आखिर कितने टाइप का होता है। तो क्लासिफिकेशन देयर आर थ्री टाइप: नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन, वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन जिसे जीके बेस्ड क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, और तीसरा जो टाइप होता है वो आपका लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, ये चीजें हमने पहले ही ऑलरेडी 2 लेक्चर में कवर कर ली हैं सारी चीजें। ठीक है, यानी कि पहले लेक्चर में हमने ये बेसिक चीजें क्लियर की हैं। उसके बाद हमने पहले लेक्चर में ये भी स्टार्ट कर दिया था कि नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन हमने 1 और 2 लेक्चरों में कराए हैं। ठीक है, यानी कि 2 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है आज का अपना। तो आज की क्लास जो हमारी होगी, कुछ नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन की आज की मेनली क्लास होगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, कुछ क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे अभी नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन में बचे हुए हैं, उनको सबसे पहले कवर करिएगा, फिर उसके बाद आप वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ओके, तब तक आप अच्छे से शेयर कर दीजिए क्लास को ज्यादा से ज्यादा सभी लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। आपको क्या करना है? ऑड वन आउट, यानी कि विषम को छांटना है। ऑड वन आउट, सॉरी, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। ठीक है, जरा देखो, इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका। ऑप्शन नंबर ए है 143, पेयर वेस्ट का है ये 64। ऑप्शन नंबर बी है 232, फिर 49। ऑप्शन नंबर सी है आपका 719, 289। ऑप्शन नंबर डी है आपका 462, 169। ओके, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में देख के आपको ये टच करना है कि आखिर चौथा ऑप्शन इसमें से एक ऑप्शन अलग होगा। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग होगा, यानी कि 3 एक सिमिलरिटी से बन रहे होंगे और चौथा जो होगा वो अलग सिमिलरिटी दर्शा रहा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी कि देखो, ये पेयर फॉर्म वाला क्वेश्चन है। नंबर क्लासिफिकेशन में पेयर फॉर्म का क्वेश्चन आ गया। अब जरा आपको यहां देखना होगा, ये 64 ये 8 का स्क्वायर है, और ये देखो 49 ये भी 7 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। बट यहां हम देख रहे हैं तो ये एक बहुत बड़े नंबर है। तो कुछ ऐसा तो नहीं है, हो सकता है कि इन डिजिटों का सम करके स्क्वायर किया हो। आइए समझ लेते हैं। 4 और 1 5, 5 और 3 कितना हुआ? 8। तो देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। बिल्कुल साफ यही हुआ, यानी कि पहले जो नंबर लिखा हुआ है उन नंबरों का कि डिजिट का सम करके स्क्वायर किया जा रहा है, तो हमें दूसरा वाला ये नंबर मिल जा रहा है। जरा देखिए यहाँ पे 3 और 2 5 और 2 7, तो 7 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा? 49 बन जाएगा। ओके, अब जरा यहाँ देखो, 8, 7 और 1 8, और 8 और 9 कितना हो गया? 17। देखो, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। तो ये 17 का स्क्वायर है। ओके, अब जरा यहां देखो, 6 4 10 और 2 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर भाई मेरे 144 होना चाहिए, बट यहां पर कितना है? यहां पर 169 है, इसलिए ये अलग है। यानी कि 3 में समान लॉजिक लग रहा है। ये चौथा ऑप्शन ऐसा है जिसमें इन तीनों जैसा लॉजिक नहीं लग रहा है, इसका मतलब यही ऑड है। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा, और नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन का एक आध क्वेश्चन और करिए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन जो अभी हाल फिलहाल एग्जाम में आपके पूछे हुए हैं, वही क्वेश्चन हम सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, चलिए और आगे की तरफ बढ़िए और अगला क्वेश्चन करिए नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन का। ठीक है, चलिए देखिए, पहला ऑप्शन है इसमें 2 3 6, और दूसरा ऑप्शन है इसमें 6 1 6, और तीसरा ऑप्शन है इसमें 3,3,9, और चौथा ऑप्शन है आपका 6,2,5। आप इसमें लॉजिक लगाइएगा कि आखिर क्या लॉजिक लग रहा है इस क्वेश्चन में, और आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को लॉजिक लगाइएगा इस क्वेश्चन में कि आखिर कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो 3 से अलग होगा।
जरा देखिएगा, आप लोग यहाँ पे एक दिमाग लगाने की कोशिश करना, ये नंबर एक बड़ा नंबर है, तो कुछ ऐसा तो नहीं है इन छोटे नंबरों का एडिशन करके ये नंबर बनाया गया हो, ठीक है, या हो सकता है इन दोनों नंबरों का यानी कि स्टार्टिंग के दो नंबरों का मल्टीप्लाई करके तीसरा नंबर बनाया जा रहा हो। जरा देखो, 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, ये नंबर आ गया बिल्कुल साफ। 6 गुणे 1, 6 एकम 6, ये वाला नंबर आ गया। 3 गुणे 3, 3 तिया 9, ये वाला नंबर आ गया। 6 दूनी 12, क्या यहाँ 12 आया? नहीं, यहाँ पे कितना है? 5 है। यहाँ पे कितना आना चाहिए था? 12, बट यहाँ पे है कितना? 5, इसलिए ये तीनों से क्या है? अलग है। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चनों को, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चनों पे आप सब करेंगे जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगला वाला भी। देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका कुछ इस प्रकार से 1467, ऑप्शन नंबर बी है आपका 8921, ऑप्शन नंबर सी है आपका 3457, ऑप्शन नंबर डी है आपका 2389, ठीक है। ये आपके चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में आपको ये देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन तीन से अलग है, यानी कि तीन में एक समान सिमिलरिटी बन रही होगी लेकिन चौथे की सिमिलरिटी अलग होगी, यानी कि चौथे में लॉजिक अलग लग रहा होगा। आइए समझ लेते हैं आखिर इस क्वेश्चन को। देखो आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, ये देखते देखते समझ में आने लग रहा होगा। जरा देखिएगा कैसे। एक तो ये भी हो सकता है कि डिजिट का सम समान हो। जरा देखो 4 और 1 5, 5 और 6 कितना हो गया? 11, 11 7 कितना हो गया? 18 डिजिट का सम, ठीक है। अब यहां देखो 8 8 16 और 1 17, 17 3 कितना हो गया? 20, डिजिट का सम 20 हो गया। यहाँ पर 4 3 7, 7 5 12, 12 7 कितना हुआ? 19, यानी कि डिजिट के सम का लॉजिक नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? देखो साहब, यहाँ 18, यहाँ 20, यहाँ 19, यानी कि अलग अलग आ रहे हैं, इंडिविजुअली उनके अलग अलग नंबर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, यानी कि ये लॉजिक नहीं लग रहा, तो आखिर में कौन सा लॉजिक लग रहा होगा? जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को। हमें एक चीज और समझ में आने लग रही है। देखो 1 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, यानी कि बढ़ते हुए नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, सेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, जरा यहां देखो 8 के बाद 9, 9 के बाद यहां 2 हो गया, यानी कि ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ नहीं है। जरा यहां देखो डिजिटों को ऐसे सजाया गया कि इंक्रीज होती चली जाए। जरा देखो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये सही है, बिल्कुल इंक्रीज ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब जरा यहां देखो 2 से 3, 3 से 8, 8 से 9, बिल्कुल ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अब जरा ये देखो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जब ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है बट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि सारे नंबर जो लिखे हुए हैं उनके डिजिट बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी का जो क्रम है वो कभी बढ़ और घट रहा है, तो इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है। चलो और अगले क्वेश्चन की तरफ गौर फरमाइएगा और करेंगे आप सब अगले क्वेश्चन का जवाब। ओके, जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगला। जरा देखो ऑप्शन नंबर ए है 1,0, ऑप्शन नंबर बी है 2,3, ऑप्शन नंबर सी है 4,27, ऑप्शन नंबर डी है 3,8। ओके, ये आपके सामने चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में आपको अलग ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो तीन से अलग है। ओके, आई होप करिएगा इस क्वेश्चन को, कर पाओगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, तो कोशिश करिएगा आप सब, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि आप पढ़ें, आपके साथ आपके यार दोस्त भी पढ़ें अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए कंपटीशन बहुत अच्छी चीज होती है। देखिए आप दूसरे से कंपटीशन करिए, देखिए फिर पढ़ने में कितना अच्छा आनंद आता है। और पढ़ाई को कभी भी आप बोझ समझ के नहीं पढ़िएगा, आप पढ़ाई को समझते हुए बढ़िएगा आगे की तरफ, यानी कि हम कुछ सीख रहे हैं। जब आपके दिमाग में ये सोच डेवलप हो जाएगी कि हम कुछ सीख रहे हैं, तो जरूर आप यकीन करिएगा इस बात का कि आप जरूर कुछ सीखेंगे और अच्छा सीखेंगे, ठीक है। जरा देखिएगा यहाँ पर हमने आपको सबसे पहली क्लास में ये चीज बताई थी आपको कि प्रायोरिटी बेस्ड हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। जरा देखिएगा हम सबसे पहले प्रायोरिटी प्राइम नंबर को देंगे। जरा देखो 1 और 0, क्या ये दोनों प्राइम नंबर है? नहीं है। अब जरा यहाँ देखो 2 और 3, ये दोनों प्राइम नंबर हैं? बिल्कुल है साहब, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। ओके, अब जरा ये देखो ये क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। ये क्या प्राइम नंबर है? देखो यहाँ 3 तो प्राइम नंबर है बट 8 नहीं है,
इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है दोनों। यानी कि जो भी जोड़े बन रहे हैं 1,0 ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, 2,3 ये प्राइम नंबर है, ठीक है, 4 और 27 ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, 3 प्राइम नंबर है बट 8 नहीं है, इसलिए ये 3 में आपको प्राइम नंबर की कैटेगरी नहीं मिल रही है। बट ऑप्शन नंबर बी में आपको प्राइम नंबर की कैटेगरी मिल रही है, 2 और 3 ये दोनों ही प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चनों को कि कितने बढ़िया तरीके से आप आंसर करने लग रहे हो, ठीक है। ऐसे ही आपके जहन में आ जाएंगे ये सारे सवाल, ठीक है। आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डेली रेगुलर रहिएगा क्लास में, देखिए फिर कितना आनंद आता है आपको, ठीक है। चलिए अब हम एक नया टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने अभी तक क्या पढ़ा है इसमें क्लासिफिकेशन में, आपने पढ़ा नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन। आपने क्या पढ़ा? नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा टाइप हमारा होगा वो होगा वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन, यानी कि शब्दों पर आधारित, वर्ड बेस्ड, ठीक है। अब वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन में बहुत तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, जरा कैसे? यहां पर आपके स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन बनेंगे, वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन में स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन बनेंगे, स्टैटिक जीके, ठीक है। यहाँ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनेंगे और भी कई एक सब्जेक्टों से यहाँ आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे आप स्टैटिक जीके में पूछेंगे तो बहुत सारे सवाल ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से करंट अफेयर में भी बहुत सारे सवाल यहाँ क्लासिफिकेशन में बनेंगे। जैसे सपोज दैट हमने ये कह दिया कि आपको बताना है आगरा, दिल्ली, लखनऊ और इलाहाबाद, ठीक है। इन तीनों में आपको बताना है। हमने ये बोल दिया कि आगरा, दिल्ली, लखनऊ और इलाहाबाद, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि दिल्ली एक अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि दिल्ली आपकी क्या है? राजधानी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे? आंसर करेंगे। या जैसे हमने सपोज दैट ऐसे बोल दिया यहाँ पर, जैसे बोल दिया कि रामपुर, मुरादाबाद, चंदौसी और आपका इलाहाबाद, तो यहाँ इलाहाबाद अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन करंट अफेयर के बेस्ड यहाँ पर क्लासिफिकेशन में बनेंगे। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा और आज आप सीखोगे बढ़िया तरीके से वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन की। आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए बस, आपके क्वेश्चन के आंसर बहुत जल्दी आने लग रहे होंगे फिर, ठीक है। जरा देखिएगा, जैसे हम पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इस पहले क्वेश्चन का आप सब जवाब करेंगे। देखो यहां पे हमने लिख दिया स्क्वायर, स्क्वायर को हिंदी में हम वर्ग बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, ऑप्शन नंबर बी हमने दे दिया आपको वृत्त यानी कि सर्कल, सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल को आयत बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑप्शन नंबर डी है ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अब आपको ये बताना है कि इस 4 ऑप्शन आपके सामने है, इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 3 जैसी सिमिलरिटी नहीं दिखा रहा होगा, वो अपनी अलग सिमिलरिटी को दर्शा रहा होगा। यानी कि 3 में एक समान लॉजिक लग रहा होगा, बट चौथे में एक ऐसा होगा ऑप्शन इसमें से जिसमें वो लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा होगा। ओके, आइए समझ लेते हैं आखिर इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखिए जरा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, जरा देखिए आगे की तरफ बढ़िए, वृत्त कुछ इस तरीके का होता है, सर्कल इस तरीके का, ठीक है। अब जरा आगे की तरफ बढ़िए, आयत की प्रॉपर्टी देखिए, आयत की प्रॉपर्टी क्या कहती है? आयत की प्रॉपर्टी ये होती है अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी कि विपरीत भुजाएं समान होती हैं। ओके, चलो और आगे की तरफ बढ़ो, त्रिभुज में देखो, त्रिभुज कुछ इस तरीके का होता है। बट यहाँ पर जो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है। जरा देखिए कैसे, यहाँ आप देख रहे होंगे कि वर्ग में कॉर्नर होते हैं, देखो कॉर्नर है कि नहीं है? बिल्कुल है साहब। आयत में भी कॉर्नर है, बिल्कुल है साहब। त्रिभुज में भी कॉर्नर है कि नहीं है? बिल्कुल है। बट यहाँ पर देखिएगा आप, सर्कल में कोई भी कॉर्नर नहीं है। जब कॉर्नर नहीं है इसका मतलब यही इन तीनों से अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आपने किया है। ओके, चलिए और आगे की तरफ बढ़िए, सीखिए अगला क्वेश्चन। जरा गौर फरमाइए अगले क्वेश्चन की तरफ आप सब। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा आप सब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है डायमंड, ठीक है, जिसे हम हीरा बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? गोल्ड,
जिसे हम क्या बोलते हैं, सोना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सिल्वर, जिसे हम चांदी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, प्लेटिनम, जिसे हम प्लेटिनम बोलते हैं। ठीक है, अब जरा बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन अलग है। आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं फिजिक्स से बन रहा है, जरा इतना आपको हमने हिंट दे दी, आप करने की कोशिश करिए। हमने आपको इतनी हिंट दे दी कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं फिजिक्स से बन रहा होगा। ठीक है, जरा देखिएगा आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर डायमंड है, ठीक है, और गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। ठीक है, तो इन सब में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अलग है। तो आप करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा देखिएगा यहां हम देख पा रहे हैं डायमंड। देखो इन तीनों से डायमंड अलग होगा। क्यों अलग होगा, जरा समझिएगा। डायमंड क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, बाकी ये नहीं होते हैं। यानी कि डायमंड एक ऐसी चीज होती है, हीरा एक ऐसा होता है जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, बाकी किसी में नहीं होता है, इसलिए ये हीरा यहां से अलग है। इन चारों ऑप्शनों में से हीरा अलग है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आई होप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से हमने डायमंड किया। ओके, चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा और अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होगा अगला। देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, वाराणसी। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी आगरा, और सी ऑप्शन है आपका हरिद्वार। ठीक है, और डी ऑप्शन है आपका प्रयागराज, प्रयागराज। देखो ये चार ऑप्शन है आपके सामने। इन चारों ऑप्शनों में आपको ये देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका अलग होगा, ऑड वन आउट। ठीक है, जरा देखिए आप यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो कि जो वाराणसी है, वाराणसी से कौन सी रिवर निकलती है, गंगा रिवर। ठीक है, अब जरा यहां देखो आगरा की अगर बात करें तो आगरा में गंगा रिवर नहीं है, आगरा में क्या है, यमुना रिवर है। बिल्कुल है साहब। ठीक है, अब जरा हरिद्वार में देखो यहां पर कौन सी है, गंगा रिवर है, बिल्कुल। अब जरा प्रयागराज में देखो कौन सी रिवर है, गंगा रिवर है। तो यानी कि ये रिवर बेस्ड क्वेश्चन बन गया। आपको यहां से एक ऑप्शन अलग दिखाई देने लग रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन अलग है, यहाँ पर यमुना वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आगरा। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, आगरा। आई होप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आप करने लग रहे हो। ठीक है, चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा और गौर फरमाइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। आप सब आप बढ़िया से अपने क्लास नोट्स बना लीजिए जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा। एक अगला सवाल कुछ इस तरीके से है आपका, जिसे हमने लिख दिया यहां पर ए ऑप्शन है मार्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है आपका अगस्त, ऑप्शन नंबर डी है आपका दिसंबर। ये चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों में आपको देख के ये बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन बाकी तीन से अलग है। ठीक है, जरा देखिएगा, लॉजिक लगाइएगा। आप सब आप कर सकते हो इस क्वेश्चन का जवाब। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए जरा यहाँ पे आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी कि देखो मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं। मार्च मंथ में टोटल दिन कितने होते हैं, 31 डे होते हैं। अब जरा अप्रैल में देखो, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, यानी कि 30 दिन का ये पूरा मंथ होता है। ओके, अगस्त में देखो, अगस्त में 31 दिन होते हैं पूरे महीने में। दिसंबर में भी 31 दिन होते हैं। तो यानी कि अप्रैल एक ऐसा महीना है जिसमें 30 दिन होते हैं, बाकी सब में 31 दिन होते हैं। तो आप बता सकते हो कि ऑड कौन सा है। ऑड इसमें से ऑप्शन नंबर बी है, अगस्त है। किस बेसिस पर है ये अलग, आपने देख लिया, ये डे बेसिस पर है, यानी कि दिनों के आधार पर इसका ऑप्शन बी सही होगा। ओके, तो आपको याद करना होगा 12 महीने की कंडीशन क्या रहती है, जून नवंबर जानिए, यानी कि जून और नवंबर भी 30 के ही होते हैं। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31। ओके, तो चलिएगा फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम और अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। ऑप्शन नंबर ए है गैलन। गैलन, गैलन को हिंदी में गैलन ही बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी है टन, जिसे हम टन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? क्विंटल, क्विंटल ही बोलते हैं, क्विंटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है आपका किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, ये आपके सामने चार ऑप्शन है। ये चारों ऑप्शनों में आपको देख के ये बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन अलग है बाकी तीन से। ठीक है, जल्दी से दिमाग लगाइए आप सब, और आप सब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। ऑड वन आउट करना है आपको। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए, ये क्वेश्चन हम आपको हिंट दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके फिजिक्स से बन रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके फिजिक्स से बन रहा है, और वो भी यूनिट इन डायमेंशन वाले चैप्टर से बन रहा है। जरा समझिएगा कैसे बना ये क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं गैलन, यहाँ देख रहे हैं टन, यहाँ देख रहे हैं क्विंटल, और यहाँ देख रहे हैं क्या? किलोग्राम। देखिए, जो गैलन होता है वो लिक्विड फॉर्म को मेजर करने का यूनिट होता है। किसको मेजर करने का? यानी कि लिक्विड फॉर्म को मापने के लिए, जो तरल पदार्थ होते हैं उन्हें मापने के लिए किसका यूनिट, कौन सी यूनिट का यूज किया जाता है? गैलन। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म को मापता है। किसको? लिक्विड फॉर्म को, तरल को। और जरा यहां देखिए टन, यानी कि ये ठोस सॉलिड को मापता है, ये सॉलिड मापने की इकाई है। ठीक है, ये क्विंटल देखो, ये क्विंटल भी सॉलिड को ही मापता है, जैसे गेहूं चावल ये सारे क्या है? सॉलिड है एक तरीके से। ठीक है, जरा देखिएगा किलोग्राम, किलोग्राम देखिएगा, किलोग्राम भी यानी कि सॉलिड का ही है। बाकी सारे सॉलिड को मेजर करते हैं, बट गैलन किसको मेजर करता है? लिक्विड को। तरल पदार्थों को मापने के लिए हम गैलन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर राइट क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। समझ पा रहे हैं कि किस बेसिस पे इसका आंसर ए हुआ? ओके, आइए आगे की तरफ बढ़िएगा, और अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है मां, ऑप्शन नंबर बी है पिता, ऑप्शन नंबर सी है दादा, ऑप्शन नंबर डी है पत्नी। आप जल्दी से करने की कोशिश करिए, इस क्वेश्चन का आखिर आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है मां, फिर दूसरा ऑप्शन है पिता, तीसरा ऑप्शन है दादा, चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है पत्नी। ठीक है, जरा देखिएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आखिर। देखो, यहां से आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी कि देखो, मां और पिता ये दोनों ही लोग एक ही जनरेशन के हैं, माता पिता दोनों ही एक ही जनरेशन के हैं। जब हम आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे, ब्लड रिलेशन जो रक्त संबंध, उसमें आपको एक फैमिली ट्री बताएंगे। ठीक है, फैमिली ट्री भी बताएंगे, उससे पहले आपको एक जनरेशन गैप बताएंगे कि आखिर जनरेशन गैप क्या होते हैं। पहले आप रफली समझ लीजिए कि आखिर जनरेशन गैप क्या होते हैं। जैसे हम लोग जिस पीढ़ी में जी रहे हैं वो हमारी पीढ़ी है, यानी कि हमारी पीढ़ी में कौन आएंगे? हमारे भाई आएंगे, हमारी बहन आएंगे, हमारे जीजा आएंगे, और हमारी वाइफ आएंगे। ठीक है, और हमसे ऊपर जो जनरेशन है वो किसकी? हमारी माता पिता की जनरेशन है। ठीक है, हमारे माता पिता वाली जनरेशन में कौन कौन आएगा? हमारे माता पिता आएंगे, चाचा चाची आएंगे, मामा मामी आएंगे। ठीक है, यानी कि पिताजी की कैटेगरी के जो भी रिश्ते होंगे वो सारे किस में आएंगे? यानी कि हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे। ओके, फिर उसके ऊपर किसकी पीढ़ी होती है? यानी कि पिताजी के ऊपर किसकी पीढ़ी होती है? दादाजी की पीढ़ी होती है। और दादाजी की पीढ़ी में कौन कौन आता है? दादा आते हैं, दादी आती है, नाना आते हैं, नानी आती है। ठीक है, और दादा से रिलेटेड जो भी होते हैं वो सब किस में आते हैं? दादा वाली पीढ़ी में आते हैं। ठीक है, तो आप जरा ये समझिएगा कि देखो, माता पिता ये हमसे ऊपर वाली पीढ़ी की कहानी है। माता पिता कहाँ है? हमसे ऊपर वाली पीढ़ी। देखो, ये माता और पिता हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में है। ठीक है, उसके ऊपर कौन होंगे? दादा और दादी होंगे। ठीक है, और उसके बाद पीढ़ी किसकी होगी? अपन लोगों की होगी। ठीक है, अपनी होगी, अपनी वाइफ की होगी, सबकी पीढ़ी यही होगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यानी कि ये जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर बनने लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। पत्नी इसमें सही होगा, क्योंकि पत्नी आपकी जनरेशन को फॉलो कर रही है, बाकी ये सारे आपकी जनरेशन से गैप है इनमें। ठीक है, तो जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन का आंसर पत्नी बना। ओके, चलिएगा एक और क्वेश्चन करिएगा आप सब जल्दी से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कबड्डी। ए ऑप्शन है कबड्डी। बहुत सारे बच्चों ने कबड्डी खेली भी होगी। ठीक है, पता भी है उन्हें। कबड्डी इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर बी है पोलो इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर सी है बेसबॉल।
ठीक है, बेसबॉल इज इक्वल टू 9। ऑप्शन नंबर डी है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल इज इक्वल टू 5। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन अलग है बाकी तीन से। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर समझने लग रहे होंगे। ठीक है, जरा देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो कबड्डी, यानी कि ऐसा तो नहीं है खिलाड़ियों की संख्या दी हो, बिल्कुल। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, बिल्कुल सही है, ये हमें पता है। ये जीके बेस्ड क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आपको समझनी होंगी चीजें। जरा देखिए, बेसबॉल, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। बट यहाँ पे देखिए कबड्डी, कबड्डी में 8 खिलाड़ी नहीं होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बाकी 3 का डेटा सही है, चौथे का डेटा, यानी कि एक ऐसा ऑप्शन है इसमें जिसका डेटा सही नहीं है, वो रॉन्ग लिखा हुआ है, इसका मतलब वही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ओके, आई होप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा, और अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब। आज के बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है पिंक, पिंक जिसे गुलाबी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है येलो, जिसे हम पीला कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपका ब्लू, जिसे हम नीला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्रीन, जिसे हम हरा कहते हैं। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर करना है कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, आप जल्दी से करने की कोशिश करेंगे आप सब इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप जल्दी जल्दी करिएगा इस क्वेश्चन को कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, आपने फिजिक्स में एक चीज पढ़ी होगी, बिग बेयर। ठीक है, बिग बेयर। तो देखिए बिग बेयर के अकॉर्डिंग ऐसे लिखा होगा, बिग योर। ठीक है, यानी कि वी वॉयलेट, आई इंडिगो, वी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, ठीक है, आर रेड। ओके, तो यानी कि बाकी ये 3, येलो देखो बिग बेयर में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ब्लू देखो किस में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बिग बेयर में। ग्रीन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। बट यहाँ पे पिंक नहीं आ रहा है, तो पिंक अलग है, इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर पिंक होगा। ओके, चलिएगा, इतनी बात आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जरा जल्दी देखिएगा आप सब। आपके क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। ऑप्शन नंबर ए है चमेली, चमेली का फूल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है सूरजमुखी, सनफ्लावर कहते हैं जिसे, सूरजमुखी, जिसे हम क्या कहते हैं? सनफ्लावर। ठीक है, इसे जस्माइन कहते हैं, JASMINE। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ऑप्शन नंबर सी कमल, जिसे लोटस कहते हैं, कमल। ठीक है, लोटस। ऑप्शन नंबर डी क्या है? गुलाब फूल, गुलाब का फूल, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोज फ्लावर, रोज फ्लावर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि आखिर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तब तक आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा, और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।